और आइए अब बात करते हैं उस संस्था की जिसकी स्थापना 1946 में इस बात को लेकर की गई थी कि जो विश्व युद्ध के से प्रभावित जो बच्चे थे और जो महिलाएं थी उनको तत्काल मदद दी जा सके। लेकिन धीरे धीरे ये मानवीय संवेदनाओं को झंकृत करने वाली एक ऐसी संस्था बन गई जिसके काम का दायरा बढ़ता गया और आज अगर हम बात करें तो विश्व के 190 देशों में काम करने वाली संस्था है यूनिसेफ। अगर हम झारखंड में बात करें तो झारखंड में सहायता के क्षेत्र में यूनिसेफ के हर जगह प्रयास हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रदाता भी यूनिसेफ को कहा जाता है और हमारे भारतवर्ष में भी पोलियो उन्मूलन में जो टीकाकरण हुआ उसमें यूनिसेफ ने बहुत महती योगदान दिया और झारखंड के तकरीबन हर जिले के ज़्यादातर गाँवों में इनकी पहुँच है। यूनिसेफ से हमारे बीच हैं श्री संजय सिंह। सबसे पहले तो हम सब के लिए ये बड़े ही खुशी, गर्व और सम्मान की बात है कि हम लोग सब एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ पर एक तरफ तो बड़ा ही सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा और एनर्जी है और दूसरी तरफ हमारे बीच बहुत सारे अनुभवी और प्रखर बुद्धिजीवी मौजूद है जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए सब प्रतिबद्ध हैं। So a big round of applause to Team Mission Blue Foundation and I3 for having us here और विशेषकर पंकज जी को बहुत बहुत बधाई। पंकज जी हैं क्या रूम में? ओके तो मैं यहाँ यूनिसेफ के महाराष्ट्र के प्रमुख से ज़्यादा झारखंड के धरती पुत्र की तरह यहाँ पे खड़ा हूँ और हमें कहा गया है कि आपको संक्षेप में यूनिसेफ के कार्यकलापों के बारे में आपके साथ शेयर करूँ, साझा करूँ। तो 10 मिनट में लगभग मैं कुछ 4-5 बिंदुओं पे आपसे बात करूंगा। पहला कि यूनिसेफ के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी का ये 75वां सालगिरह है। हम भारत में बच्चों के साथ काम करने का जश्न मना रहे हैं और यही हमारे भारत में होने का मुख्य उद्देश्य और संदेश है, जहां हम भारत और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर बच्चे की अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पहला तो ये। दूसरा, जैसा कि इन्होंने कहा भी, यूनिसेफ के नेतृत्व में 1989 में स्थापित बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि, जिसको UNCRC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। एक नहीं, दो नहीं, 194 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब है 194 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर कहा है कि हम अपने अपने राज्यों में, हम अपने अपने देशों में बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता करेंगे। और ये किस अधिकार, और ये 35वां वर्षगांठ भी है UNCRC का, और एक तरह से हमारे लिए ये सशक्त रिमाइंडर है और कॉल टू एक्शन भी है कि बच्चों को मुख्यतः 4 मूल अधिकार तो हर एक जगह प्राप्त होने चाहिए। पहला, राइट टू थ्राइव एंड सर्वाइव बोलते हैं जिसको। जो बच्चा धरती पे आया है वो प्रिवेंटेबल डेथ्स के चलते नहीं, 21वीं सदी में जो भारत है उसमें हमको IMR तो सिंगल डिजिट में, जिसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, वो प्रिवेंटेबल डेथ से किसी भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये है, और सर्वाइव है वो, और थ्राइव का मतलब कि हम बचा लिए इतना काफ़ी नहीं है, बट वो बच्चा शिक्षित हो, पोषित हो, स्किल्ड हो, आगे बढ़ के समाज में कंट्रीब्यूट कर सके। तो पहला तो राइट वो है। दूसरा, भागीदारी का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन। तीसरा, सुरक्षा का अधिकार, जो राइट टू प्रोटेक्शन। और चौथा, विकास का अधिकार, जो राइट टू डेवलपमेंट। तो मुख्यतः हमारा जितना भी कार्य है ये इन 4 राइट्स को लेके हम करते हैं। तीसरी बात जो है, दुनिया भारत के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दुनिया भारत के बिना नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दुनिया के 1/3 दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे, और भारत की आबादी का लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की है। तो अगर वर्ल्ड को SDG अचीव करना है तो इंडिया को कंट्रीब्यूट करना ही होगा, और ये हमारा विश्व पटल में हमारी ताकत है। तो हम यूनिसेफ सरकार और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ 4 मुख्य मुद्दों पे काम करते हैं। एक तो कि हर बच्चा स्वस्थ और सुपोषित हो,
और हमारा जो काम करने का तरीका है, हम मुख्यतः सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ और सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो हेल्थ में आपका NHM हो गया, NUM हो गया, ICDS का प्रोग्राम हो गया, और मुख्यतः इम्यूनाइजेशन, मतलब कुलस्ते साहब यहाँ पे हैं, आज भी ट्राइबल एरिया में जहाँ पे फ्री का वैक्सीन है जो बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाएगा, उस फ्री का वैक्सीन है आपका स्टेट से लेके गांव तक का एक पूरा अमला है जो उस वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, 50%, 60%, अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां 60% है इम्यूनाइजेशन रेट, फ्री में मिल रहा है, अमला घर घर पहुंच के और जा रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन रेट 60% है। तो इम्यूनाइजेशन पे काम करते हैं, IMR MMR कैसे घटाया जाए, मानसिक स्वास्थ्य बड़े रूप से आ रहा है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिले, उस पे काम करते हैं। न्यूट्रिशन में ऑफ कोर्स पोषण अभियान में हमारा बहुत जोर शोर से हम भारत सरकार के साथ काम करते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस पे फिर वापस से बोला कि 3 डेफिशिएंसी जो बोल रहे हैं कि आपका वेस्टिंग, स्टंटिंग और साथ साथ ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत बड़े तरीके से भारत के अंदर बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर हम काफ़ी काम करते हैं। तीसरा एरिया जो है, हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आप देखो लगभग 50% बच्चे 10वीं के बाद बाहर निकल जाते हैं, तो हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? ये 50% बच्चे आखिर करेंगे क्या आगे जाके, और कैसे योगदान करेंगे, कैसे 21वीं सदी की भारत में उनका योगदान रहेगा? एंड चौथा, असुरक्षित पलायन से हर बच्चा किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न और असुरक्षित पलायन से सुरक्षित रहे, और इसमें हमने काफ़ी नवाचार किया है। हम बोलते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में रहे, बच्चा इंस्टीट्यूशन में नहीं रहे लेकिन फैमिली सेटिंग के ऊपर रहे। अभी महाराष्ट्र में हमने एक प्रयोग किया है, और झारखंड के में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गांव का गांव माइग्रेट कर जाता है, और वो जब माइग्रेशन करता है तो लगभग ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, और अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं, तो उनका शिक्षा गया, उनके साथ हर एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कैसे इन बच्चों को, गांव में कौन बच जाता है? बड़ा बुजुर्ग बच जाता है, तो क्या हम उन बच्चों को गांव में नहीं रख सकते क्या? और हमने सरकार के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के एक मॉडल बनाया है कि ठीक है, आपको जीविका के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ता है, सब लेकिन क्या अपने बच्चों को आप वापस अपने ही सेटिंग में छोड़ सकते हैं क्या? और इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? तो गांव में हमने ऐसी व्यवस्थाएं बनाए हैं, और तो इस तरह के नवाचार करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, 2-4 बात यूनिसेफ के बारे में। 1949 में पिंपरी बोल के महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पहला पेनिसिलिन प्लांट का निर्माण हुआ था, जो कि टीकाकरण, भारत के संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। और आज जान के बहुत खुशी होगी कि भारत केवल अपने ही बच्चों को टीकाकरण नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट देश के बहुत जगह हमारे टीके निर्यात होते हैं, और बहुत सारा टीका तो यूनिसेफ खुद ही लेते हैं भारत सरकार से, और हम इसको आगे बांटते हैं। 1954 में यूनिसेफ ने आनंद मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना में अपना योगदान दिया था, और आप सबको मालूम है कि ज़रूरतमंद बच्चों को सब्सिडी वाला दूध और मुफ्त दूध उपलब्ध कराने में सहायक था, और भारत में श्वेत क्रांति में भी हमने अपना योगदान दिया। 1966 में सूखे के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यूनिसेफ ने सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयासों में तेजी लाने के लिए पहला ड्रिगिंग रिग प्रदान किया, और आज भी वो पुणे का म्यूजियम में वो ड्रिगिंग रिग है। मार्क 2 हैंड पंप, ये यूनिसेफ ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 1970 में ये बनाया था, और झारखंड में अलग अलग जगह पे आप देखते होंगे वो एल्यूमिनियम जैसा जो हैंडपम्प दिखता है, वो हमने इंजीनियरिंग और रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाया है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये आज 40 से अधिक देशों में इसके निर्यात किए जाते हैं। आप अफ्रीका में चले जाइए, सारे जगह वही हैंडपम्प है, और ये हम लोगों का साथ में बनाया हुआ है। यूनिसेफ के प्रयास से हमने चेचक और पोलियो उन्मूलन में भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो एंड एक 2-3 मिनट का मैं वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इन सब सारी बातें होंगी, बट लास्ट में कुछ 4-5 बिंदु मैं आपके बीच में विवेचना के लिए छोड़ जाता हूं। पहला, ये लास्ट माइल रीच, आखिर CSR लोग क्या कर सकते हैं?
लास्ट माइल रीच, और मेरे को श्री शिवशंकर ओरांव जी ने कहा ये लास्ट माइल क्यों बोलते हैं, ये तो फर्स्ट माइल होना चाहिए। बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि ये फर्स्ट माइल, अगर मैं CSR हूँ तो हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो फर्स्ट माइल, आपका ऑडियंस वही होना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम यूनिवर्सल है, सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबको पोषण, बट इसका परिणाम जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है। और आप वो रेट्स में देख लो ना, यूटिलाइजेशन रेट में देख लो, पोषण का ये में देख लो, शिक्षा में देख लो, तो आप ट्राइबल देख लो, अर्बन पुअर देख लो, जबरदस्त 50, महाराष्ट्र में तो 50% अर्बन है। और ये भारत के लगभग हर एक राज्यों की स्थिति अगले 10, 20, 50 साल में यही होने वाली है। मैसिव अर्बनाइजेशन, अर्बन पुअर, स्लम में रहने वाले, इनफॉर्मल सेटलमेंट, ट्राइबल, SC, OBC, डिजेबल्ड कम्युनिटीज़ पे पहुंचने की ज़रूरत है। और इस लास्ट माइल रीच को मैं इनका शब्द लेता हूं, वो एक्चुअली फर्स्ट माइल रीच होना चाहिए और उसको हमें आगे बढ़ना है। और हमें पैरेलल कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। हमारा तो पहला योगदान यही होना चाहिए कि उन कार्यक्रमों में कहाँ पे गैप है और हम उस गैप में सरकार के साथ मिलकर कैसे कंधा से कंधा मिला के चल सकते हैं। दूसरा है लाइफ साइकिल अप्रोच। तो बच्चा शादी हुई, गर्भधारण हुआ, बच्चा पैदा हुआ, नवजात शिशु बड़ा हुआ, स्कूल गया और फिर वो शादी ये हो गई, तो इसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। अभी महाराष्ट्र में हमने एक सरकारी स्कीम का एनालिसिस किया, स्टेट लेवल पे सरकारी स्कीम 2000 करोड़ के स्कीम्स है, उसमें से 50% सोशल सेक्टर के स्कीम है और उस 50 में से 25% महिलाओं और बच्चों के लिए स्कीम है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 0 से 6 महीने 6 साल के बच्चे के लिए कुल 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं और 34 स्कीम है। 7 से 14 में ये बढ़ के 12 डिपार्टमेंट और 98 स्कीम हो जाता है और 15 से 18 के लिए 13 डिपार्टमेंट और 128 स्कीम। कहना ये चाहता हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 6 ईयर, वो 0 to 6 ईयर्स में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा कुपोषित है तो आपको NRC में ले जाना होगा, आपको हेल्थ सेंटर में ले जाना होगा, तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है। तो आपने शुरू में ही उसको देखभाल ठीक कर लिया तो वहाँ पे आपका खर्च घटेगा, तो वो इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है। तीसरी बात, मेरे ख्याल से CSR को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण लगाना चाहिए। मैं कल कुछ प्रेजेंटेशन सुन रहा था, तो आप अपने घर के पीछे में कुछ कम्युनिटीज़ के साथ काम करके, अगर आपके क्रियाकलापों से कोई कम्युनिटी अफेक्टेड है, उसके लिए कुछ करके और हम बड़ा ही गर्व और महसूस करें कि हमने बहुत किया। आप इसके बनिस्पत गेट्स फाउंडेशन को देख लो, भारत में भी उनका पैसा आता है। अब वो एक गेट फाउंडेशन अमेरिकी संस्था और 21वीं सदी का भारत में हमारे CSR तो केवल भारत में ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी जाके काम करने की ज़रूरत। तो इस व्यापकता वाली मानसिकता लाना होगा कि नहीं, हम अपने पीछे में करेंगे और बाकी जिसको देखना है देख ले। चौथा मुद्दा है कन्वर्जेंट थीम, और ये मेरा बड़ा ही पसंदीदा विषय है। और कन्वर्जेंट थीम का मतलब क्या है, 4-5 थीम को हम बड़ा फोकस करके काम कर रहे हैं। एक है ECD, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बोलते हैं। पहला 1000 दिन बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% ब्रेन का डेवलपमेंट पहला 1000 दिन, 9 महीने माँ के पेट में, 9 या 27, 270 दिन और 365, 300। तो ये पहला 1000 दिन में अगर आपने बच्चे को मिस किया तो 90% ब्रेन डेवलपमेंट आप मिस कर गए। तो हम गांव में इस साइंस को लेके गांव में लोगों तक पहुंचते हैं और इस साइंस को उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि लोग समझते हैं, बनिस्पत कि आप उनको अपनी भाषा में समझाएं। दूसरा एडोलेसेंट एम्पावरमेंट है। अगर आपने पहला ये 1000 दिन मिस किया तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फेज आता है लाइफ में, वो 11 से 19 साल का बच्चा है, जहाँ पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट। अर्बन प्रोग्रामिंग बहुत बड़े लेवल पे, स्लम्स आ रहे हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स आ रहे हैं, उनको आप कैसे कर सकते हैं। ट्राइबल प्रोग्रामिंग पे काफ़ी बात हुई है। मानसिक स्वास्थ्य, डिसेबिलिटी, विकलांगता। आपको एक मैं लास्ट उदाहरण देता हूँ और इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। PCMC एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर, 8000 करोड़ का उनका बजट है। उन्होंने विकलांगों के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर बनाया है, जहाँ पे हर एक 21 तरह के विकलांगता को फ्री में इलाज मिलेगा।
और मेरे ख्याल में इंडिया में उससे अच्छा सेंटर मैंने प्राइवेट सेंटर भी नहीं देखा है। एक यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट और एक ही इस तरह का विकलांगता जो डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर है वो सब किया। तो अगर ये कहीं एक जगह हो सकता है तो दूसरे राज्यों में और दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनके पास थोड़ा पैसा है क्यों नहीं कर सकते, और करने की ज़रूरत है। और फाइनली मैं ये बोल के ख़त्म करूँगा कि आगे बढ़ने के लिए, और मैं ये स्वच्छ भारत मिशन जो कि वर्ल्ड का बहुत ही जाना माना प्रोग्राम रहा है, इसकी चर्चा वर्ल्ड बैंक से लेके यूनिसेफ सब ने की है, तो उसमें से कुछ 3 चीज़ निकल के बड़े क्लियरली है, उसको मैं 3 P's बोलता हूँ कि आपके कार्यक्रम कैसे होने चाहिए। एक पहला P है पीपल सेंट्रिक कैंपेन। स्वच्छ भारत मिशन जब तक पीपल सेंट्रिक कैंपेन नहीं था और जब तक हम टॉयलेट गिन रहे थे तब तक खुले में शौच से मुक्त गांव और शहर और ये सब नहीं दिख पा रहा था, तो लोगों के बीच का कैंपेन होना चाहिए। दूसरा पार्टनरशिप, ये भारत सरकार और एक डिपार्टमेंट का काम नहीं था, बट ये एक तरह से लगभग जन आंदोलन बन गया, बिकॉज हर एक तरीके के लोग इसमें आके अपनी भागीदारी दी। और फाइनली जो है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने अगर 1% लगाया तो 4% प्राइवेट सेक्टर और बाकी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो यही आगे बढ़ने का हमारा रास्ता होना चाहिए। एंड आई एम वेरी ओपन टू ऑर्गेनाइजिंग सम काइंड ऑफ लर्निंग सेशन बिटवीन झारखंड एंड महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन प्ले इट। थैंक यू।